हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नोर एट ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम पहुंचे हैं अपने यूनिट नंबर 3 पे, राइट। और यूनिट नंबर 3 पे आज हम वीडियो नंबर 2 पे पहुंचे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है इस पर्टिकुलर यूनिट से रिगार्डिंग, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, देन यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ज्यादा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड सारी चीजें, क्या होता है डेफिनेशन, कंपोनेंट, डायग्राम और टेबल, ठीक है। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक्स है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में वही सारी चीजें। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इसके कंपोनेंट, इसका टेबल या स्केड्यूल या इसका डायग्राम, इस तरीके से हम एग्रीगेट सप्लाई को खत्म करें, ठीक है। इजी है, देखो क्या है समझना। सप्लाई आपको पता है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। तो सेम बात है, यहाँ भी सप्लाई प्रोड्यूसर करेगा, बट मुद्दा क्या है, यहाँ पे एग्रीगेट लग गया, इसका मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर होने वाला सप्लाई, यानी जो सप्लायर है प्रोड्यूसर और सप्लाई करेगा। बात समझे, किसकी सप्लाई करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेगा। तो इसी मतलब अब जनरल टर्म में समझ आ रहा है कि सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर्स और सप्लाई कब किसकी करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो मैं उसकी मनी वैल्यू को देख लूं, गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी सप्लाई करता है, उसका जो टोटल कलेक्शन होगा वो एग्रीगेट सप्लाई होगा। यही है ना, बस यही है सिंपली। बस बाकी हमें थोड़ा बुक के लैंग्वेज देखनी होती है ताकि एग्जाम में वही लिखना है, क्योंकि मार्क्स तो मिलते नहीं है ना, ऐसा कुछ इंडिया में सिस्टम है अलग सा। बाकी नॉलेज रखनी जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो आज हम एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे जो एग्रीगेट डिमांड था, वहां भी तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज था। जो डिमांड होगी वही सप्लाई होगी, राइट। यानी एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर, पूरी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट है, ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन एन गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसको मैं बोल दूंगा एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर दो चीजें देखने को नहीं मिली होगी। पहला की बिलिंग, तो बिलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा, मेरी मन, राइट, मैं चाह रहा हूं बेचना, ठीक है। तो देखो बिलिंग क्यों है, एक्चुअल क्यों नहीं है। वहां पे देखना एग्रीगेट डिमांड वाला, अगर आपने टॉपिक देखा होगा पिछला, तो वहां पे क्या था, एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर बोलूंगा उसको, वो विलिंगनेस था, प्लान था। वो प्लानिंग करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब मैं 2019 में प्लान कर रहा हूं, यानी 2020 चल रहा है, तो मैं 2020 में प्लानिंग करूंगा, तो 2021 के लिए करूंगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, कि हम एक इकोनॉमी इतना एक्सपेंडिचर करने जाएगी, प्लानिंग करके। तो उसी हिसाब से जितनी वो प्लानिंग होगी उसी हिसाब से वो विलिंगनेस होगा। अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसको बेचेगा, जी लो सप्लाई कर रहा हूं, ये लो सामान, ये विलिंगनेस होगा, इसकी इच्छा होगी किस हिसाब से, जिस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे, जिस हिसाब से वो एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार होगा, जिस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड होगा। अरे बात समझ आएगा, यानी ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग, चाह रहे इच्छा बेचने के लिए एक अकाउंटिंग है, मतलब वो अंदाजा लगाया जाता है पास्ट डेटा से बेसिस पे, कितने लोग डिमांड करते हैं तो इतनी एक्सपेंडिचर होगी, यानी इतना एग्रीगेट डिमांड है तो इतना एग्रीगेट सप्लाई होने वाला है। दैट इज विलिंगनेस टू सप्लाई। बात समझ आए। इन एन इकोनॉमी में गिवन टाइम पीरियड, वहां पे क्या था, वहां पे तक एक अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पे गिवन टाइम पीरियड क्यों बोला, तो देखो इसका कोई फिक्स नहीं है, सप्लाई का क्या नहीं है, फिक्स नहीं है कि जब मर्जी जब सप्लाई करती है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से डिमांड है ना। आपको पता है कि जो सप्लाई है वो डिमांड पे डिपेंड करती है, इसलिए लिखा है गिवन टाइम पीरियड, यानी जिस टाइम पीरियड पे डिमांड होगी, प्लानिंग डिमांड होगी, जो डिमांड करेंगे लोग, उस हिसाब से विलिंगनेस होगा उस टाइम पीरियड पे, इसलिए यहाँ पर लिखा है गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट है, इस बेसिस पे जितना वो सप्लाई करना चाहेगा वो सप्लाई कर देंगे। अरे बात समझ आएगा, दोबारा से देख लो एग्रीगेट डिमांड, नोट कर लो उसको और याद कर लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, याद क्या करना, बस समझ लो। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। ये होगी बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था एक रिलेशनशिप कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, लॉजिक समझा हमने कि जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही डिमांड होता है, कहने का मतलब जितना मैं डिमांड करता हूं उतना मैं एक्सपेंडिचर करता हूं, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे भी समझ लो ये क्वेश्चन भी बनते हैं 3-3 मार्क्स के, ऐसा क्यों होता है, वाई का क्वेश्चन बनता है, तो लॉजिक क्या रहेगा, तो आंसर दे दो। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन लिखिए मैंने, देखना, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। ये नेशनल इनकम क्लोज इकोनॉमी में बात होगी, याद रखना, एनएफआई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हमने जो पढ़ा है वो C+I पढ़ा है ना, क्लोज इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा फंडा। तो क्या देख रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम। अब सवाल आएगा सर ऐसा क्यों, तो याद रखना, जब अभी तो इसके बाद जब भी हम पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे, नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ इस वाले चैप्टर यूनिट में नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई क्यों, समझना इसका लॉजिक। देखो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, अरे बात समझ आएगी, क्लोज इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा और उसको प्रोडक्शन करके क्या करेगा, बेच देगा। तो जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, है ना, लैंड यूज करेगा, लेबर यूज करेगा, कैपिटल यूज करेगा,
एंटरप्रेन्योरशिप यूज करेगा, ठीक है। तो जब ये चारों चीजें यूज करेगा तो ये फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं, ये फ्री में ही काम करेंगे। तो ये क्या लेंगे अपना फैक्टर इनकम लेंगे, लैंड वाला लेगा रेंट, लेबर लेगा वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, कैपिटल लेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लेगा प्रॉफिट। होपफुली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है। रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो आप ध्यान रखना कि अगर मैं सबको ऐड कर दूं रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं इनकम मेथड नहीं दिख रहा क्या आपको? अरे इनकम मेथड नहीं दिख रहा है क्या? कहीं इनकम मेथड कहने का मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि इकोनॉमी के अंदर टोटल इनकम कितना जनरेट हो रहा है? इसी से तो जनरेट होता है रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लोज इकोनॉमी में सबको ऐड कर दो तो नेशनल इनकम नहीं आ गई क्या? अरे बात समझ आई क्या? कहने का मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट नेशनल इनकम क्यों होता है, यानी एएस इक्वल टू वाई क्यों होता है? क्योंकि जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, उसके बदले उनको इनकम मिलने वाली है, फैक्टर सर्विस की बदले फैक्टर इनकम मिलेगी उनको। और वो इनकम ऐड करने का मतलब क्या है? सबको मैं जोड़ दूं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि चार ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमी के अंदर, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और उनसे जो मिलने वाला इनकम है फैक्टर इनकम, वो सबको मैं ऐड कर रहा हूं तो डायरेक्टली क्लोज इकोनॉमी वो इनकम ही तो बन गई पूरी इकोनॉमी की इनकम, यानी नेशन की इनकम। तो मैं उसको नेशनल इनकम बोल सकता हूं क्या? यस, बिल्कुल बोल सकता हूं। फुली लॉजिक क्लियर हो गया होगा इसका, ठीक है। तो एएस इक्वल टू वाई होता है। अब आ जाओ इसके बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एएस, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। ज्यादा बड़ा नहीं, इजी है। तो एएस बोलूं या वाई बोलूं, बात सही है, ठीक है। इसका कंपोनेंट होता है सी प्लस एस। क्या होता है भाई? कंपोनेंट होता है सी प्लस एस। सर ये सी क्या है? ये सी है कंजम्पशन, जो नॉर्मल हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और प्लस एस क्या है? सेविंग, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि जो आपकी वो होगी इनकम होगी, वो क्या वो करते क्या हो आप? कहने का मतलब जो आपके पास इनकम होती है उसका क्या ऑप्शन है, आप पॉसिबिलिटीज आप उसका क्या कर सकते हो? लेट्स से मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका मतलब ये है, लेट्स से कि आप नॉर्मल आप कमाते हो और आपकी इनकम है 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो 20,000 का क्या कर सकते हो? या तो एक्सपेंडिचर कर दोगे, अरे खर्चा कर दोगे, 20,000 का 20,000 खर्चा कर दोगे, या क्या कर सकते हो यार 18,000 खर्चा करके 2,000 बचा लो। अरे बात समझ रहे क्या? यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है। वाई का मतलब इनकम, नेशनल इनकम। तो इनकम को मैं क्या कर सकता हूँ? इनकम को मैं दो चीजों में बांट सकता हूँ, इसके अलावा तीसरी चीज होगी क्या? कुछ नहीं कर सकते, या तो कंजम्पशन कर लोगे या प्लस सेविंग कर लोगे। इसके अलावा हो सकती है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर उधार भी तो दे सकते हैं। अरे उधार दे दिए डायरेक्टली वो तेरे पैसे ही तो है। बट मैं जो बोल रहा हूँ इकोनॉमी के अंदर जो आपकी इनकम है, वो किस कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है? दो ही चीजों में तो डिवाइड हो सकती है, या तो मैं कंजम्पशन कर लूं, लॉजिकल है, या तो कंजम्पशन कर लूं तो सेव, अगर पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन कर लूं जितनी इनकम है सेविंग हो जाएगी जीरो। बट या तो मैं कंजम्पशन करूंगा और पैसे कुछ बचेंगे उसको मैं बचा लूंगा, बैंक में डालूंगा, सेविंग हो जाएगी। और अगर आप उधार देने वाली बात बोल रहे हो ना, उधार देने वाली बात, तो वो डायरेक्टली आप उसको हम सेविंग मान लेते हैं, ठीक है। उसको कंफ्यूजिंग होना, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग खुले। बट जनरली इतनी बात सही है कि एएस इक्वल टू वाई होता है, और वाई का जो कंपोनेंट है वो सी प्लस एस में टूट जाएगा, यानी इनकम जो होता है नेशनल इनकम या तो कंजम्पशन होगा या तो सेविंग होगा। इतनी बात समझ है, इसको याद रखेंगे, पूरे चैप्टर में आगे यही पढ़ने वाले। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एएस। सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग। अब बात करते हैं इसके टेबल पे एंड डायग्राम्स। सो गाइस अब इसके स्केड्यूल को देख लेते हैं, टेबल को देख लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है भाई, वाई के इक्वल रख सकते हैं, या तो जो इनकम होगी या तो एक्सपेंडिचर कर दोगे या तो सेविंग कर दोगे, यही वाली बात है। तो वही टेबल है जो हमने पिछली एग्रीगेट डिमांड में देखी थी, ठीक है। इनकम आपको 0 से लेकर 600 करना, 100 का गैप रखना, मैंने बता दिया, इजी रहेगा। इनकम 0 हो सकती है और 100 का गैप लेकर रखना 600 तक, और ये लर्न कर लो ताकि एग्जाम टाइम में आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ताकि इजीली आप टाइम वेस्ट ना हो आपको और आराम से इसको कर पाओ, ठीक है भाई। इनकम हो गई, ठीक। कंजम्पशन की आपको बताया था, जैसे इनकम 0 होती है तो वहां पे कंजम्पशन हो सकता है, पॉसिबल है। इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो जाएगा यहाँ पे C बार इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना 80 ऐड करना कॉन्स्टेंटली, तो 40 में 80 ऐड करोगे 120, फिर 200, 280, 360, 440, 520, तो 80 ऐड करोगे, याद रखना 40 से शुरू करके, तो ये भी टेबल याद हो जाएगा आपको। Y है, C है, ठीक है। अब चाहिए क्या मुझको? एग्रीगेट सप्लाई जो होता है C प्लस एस। Y आ गया मेरे पास, C आ गया मेरे पास, S चाहिए। S कैसे निकलेगा? देखो भाई बहुत सिंपल, Y इक्वल टू C प्लस एस होता है, यानी जो आपकी इनकम हो कंजम्पशन कर रहे हैं तो सेविंग कर लो, और मेरे को अभी सेविंग चाहिए क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई निकालने के लिए सेविंग चाहिए होती है। सेविंग कैसे निकाल सकता हूँ? मेरी इनकम में से C माइनस कर दूंगा, ऐसा आ जाएगा क्या? अरे बहुत सही बात। अगर 100 रुपए कमा रहे हो आप और 100 रुपए कमा रहे हो और 80 रुपए खर्च कर रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो आप 80 रुपए खर्च करो तो बचाए कितना? 20, यानी 100 माइनस 80 20,
वही करा, मैंने इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, सेविंग आ गया। तो सेविंग निकालने का क्या तरीका भाई, इनकम जब जीरो इनकम है और कुछ कंजम्पशन कर रहे हो, जीरो इनकम है कुछ कंजम्पशन कर रहे हो, तो कहीं से तो कर रहे हो कंजम्पशन, कहां से कर रहे हो, जो सेविंग होगी उसको निकालोगे तो ये हो जाएगी डिस सेविंग। इसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। जितने भी नेगेटिव में है सेविंग, इसका मतलब डिस सेविंग। और सेविंग नेगेटिव में हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि पैसा आपके पास जीरो और खर्चा कर रहे हो 40, तो कहीं ना कहीं से तो खर्चा करोगे, तो आप सेविंग वाले में से पैसा निकालोगे तो सेविंग होगी कम, उसको बोलते हैं डिस सेविंग माइनस 40। क्लियर, 100 है यहाँ पे 120 है, तो ये देखो इनकम 100 है और खर्चा कर रहे हो 120, यानी 120 माइनस 100 20 माइनस का चल जाएगा, इसको भी डिस सेविंग बोलेंगे। तो आपको सेविंग से निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ बहुत सही जगह है, जितनी इनकम उतना खर्चा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ न्यूट्रल है, जीरो, सेविंग कुछ नहीं करोगे। वैसे देखोगे जैसे जैसे आप इनकम बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, बट वैसे वैसे आपकी सेविंग भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, 280 माइनस 320, 360 माइनस 440, 440 माइनस 560, 520 माइनस 60, 80। ठीक है भाई, अब एक चीज यहाँ पे एक रिलेशनशिप और समझना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और साथ में सेविंग भी बढ़ती है। लॉजिकल है, क्यों ऐसा होता है, जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे आपके खर्चे थोड़े से बढ़ते चले जाते हैं, बट आप थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप सोचने लग जाते हैं क्या कि भाई सेविंग भी करना जरूरी है फ्यूचर के लिए। ऐसे ही होता है। तो पहले आपके पास सेविंग नहीं थी, फिर बिल्कुल जितना इनकम था उतना एक्सपेंडिचर हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ रेट कम हो रहा है। रेट का मतलब जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से आप खर्चे नहीं बढ़ा रहे, नहीं तो फिर सेविंग नहीं कर पाओगे। तो जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है उससे कम रेट से खर्चे बढ़ रहे हैं, साथ में आप सेविंग भी बढ़ाते चले जा रहे हो ताकि आप फ्यूचर के लिए सिक्योर फील कर सको। ये लॉजिक है, ठीक है। आज जब ए एस इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, यानी वाई इक्वल टू सी प्लस एस, तो हमारे पास सी है और ऐसे ऐड करते चल जाओ भाई। जीरो कितना 100, ये कितना 200, ऐड कर रहा हूं मैं बस, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600। कुछ समझ आएगा? अरे सर ये तो यही आ गया द्वारा से, वाई वाई उठ के ही आ गया, ये कुछ अपने आप से नहीं हुआ है, कुछ जादू नहीं हुआ कि वाई उठ के यहाँ पे आ गया। तो आप समझ पा रहे हो हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है। आपने वाई में से सी माइनस करा था, अरे वाई में से सी माइनस करा था, ये ऐसा आ गया और आपने द्वारा ऐड कर दिया तो यही आएगा, राइट। तो ए एस इक्वल टू इसलिए भी वाई होता है। अरे क्या बोला था, ए एस इक्वल टू वाई होता है, आपको हमने पढ़ा है ए एस इक्वल टू वाई होता है। तो इसी वजह से तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, ए एस इक्वल टू वाई, यानी आपका जो ए एस है वो वाई के इक्वल आ गया। देखो, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इनकम में से एक्सपेंडिचर पहले माइनस करके सेविंग निकाल रहे हो, आप सेविंग एक्सपेंडिचर को ऐड कर दे रहे हो, तो द्वारा से फिर क्या आ जाएगा, इनकम ही आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल थी, टेबल को ध्यान में रखेंगे और छोटी छोटी बातें जो हमने डिस्कस करी उसको भी ध्यान में रखेंगे। होपफुली ये टेबल समझ आ गई होगी। लास्ट इस एग्रीगेट सप्लाई के टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो है हमारा डायग्राम। डायग्राम से समझ लें और कुछ छोटी बातों को डिस्कस करेंगे एंड देन वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस अब टेबल को देख लेते हैं अपने, ठीक है, तो सॉरी डायग्राम को, टेबल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है, दो एक्सिस बनेंगे, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इनकम लिखेंगे, ठीक है, इनकम यहाँ से बढ़ती चली जाएगी, और वाई एक्सिस पे हमारा लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमें एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, ठीक है, यानी कहने का मतलब सेविंग प्लस कंजम्पशन, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या होता है भाई, वाई इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, इसलिए सेविंग प्लस कंजम्पशन लिख दिया। और आपको बता चुका हूं ए इक्वल टू वाई होता है, रीजन भी दे चुके हैं, लॉजिक भी समझ चुके हैं। अब टेबल देखेंगे आप अपनी, तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता चला जा रहा है, राइट। और आपको ये भी पता था कि जो ए इक्वल टू होता है वो वाई होता है। तो वाई की इक्वेशन टेबल में देख लो, एस की टेबल में देख लो, वो जीरो से शुरू होता है और एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी, कोई 0 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे करके बना रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके बीच में कांस्टेंट चेंज आ रहा है, यानी स्लोप जो है उसके पीछे कांस्टेंट आएगा। यानी अगर आप प्लॉट करोगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हमारा एक कर्व होगा एस का। बात समझ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है इसको, ये जो लाइन बनती है मतलब ये पूरी जो डिग्री है वो कितने डिग्री की है, ये जो एक्स एक्सिस बना हुआ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और मैं इसको बीच से एक लाइन ड्रॉ करूंगा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो इसको याद रखना, इसको टेंशन लाइन भी बोलते हैं या 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है ये बताता हूँ। तो टेंशन लाइन क्यों बोलते हैं, पहले समझो। टेंशन एक इकोनॉमिक्स थी, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग कंसेप्ट देते हैं। इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग सोचने का तरीका, जैसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, टेंशन स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे और स्कूल्स हैं। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स इसको काउंटर करते हैं, कुछ अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये बेसिक बात है, हायर स्टडी में चल के और इसको पढ़ेंगे। तो जो आप पढ़ रहे हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बोलूं फादर बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, अगर वो है नहीं ऑफिशियली, बट अगर बोलूं कि जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही से समझाया है, उनकी एक बुक भी थी, उन्होंने इसी में सारी बातें बताई, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं। आप तो ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, डिटेल में आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेंगे तो आपको और आइडिया मिलेगा। तो ये 45 डिग्री लाइन बनती है, ठीक है, इसको टेंशन लाइन भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन,
यानी इसका मीनिंग क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है मार्क्स में कि 45 डिग्री का मतलब क्या है, टेंशन लाइन का मतलब क्या है, क्या शो करता है। तो ये शो करता है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है इनकम, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये जो इनके बीच में स्लोप है वो 1 है, और स्लोप 1 का होने का मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके बीच में गैप जो होगा सेम होगा। कहने का मतलब जितना इनकम बढ़ेगी उतना एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा। क्या मतलब, जितना इनकम बढ़ेगी उतना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, ये इक्वल होंगे। ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ए बी और सी, तो ये जो पॉइंट है वो ए बी सी सारे के सारे जितना इनकम होगी उतना एक्सपेंडिचर भी इक्वल होगा। ये समझ आता है आपको? तो ये इसका रेलेवेंस है, ये शो करता है कि जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है, यानी जो इनकम है उसके रिस्पेक्ट में जो आप एग्रीगेट सप्लाई लिख रहे हो वो सेम होगा। यानी y इक्वल टू एएस वाली बात जो हमने पढ़ी थी, क्लियर। y इक्वल टू जो एएस है वो इक्वल होता जाएगा, तो यहाँ पे y है वो यहाँ पे एएस होगा, जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे एएस होगा, जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे एएस होगा। तो दैट इज द रेलेवेंस, राइट। सो इतना ही बताना था आपको, कुछ मेरे ख्याल से नहीं रह गया। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन देखी, एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट देखा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या होता है, एएस इक्वल टू सी प्लस एस, या हम y इक्वल टू सी प्लस एस भी बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़े और हमने उसका टेबल देखा बहुत इजी तरीके से, इनकम हमने शो करा, उसमें कंजम्पशन शो करा, सेविंग निकाली, ठीक है, डिस सेविंग के बारे में समझा, और लास्ट में डायग्राम देख के एग्रीगेट सप्लाई को सम अप करा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ सकते हैं या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। और बाकी होपफुली आज की वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और समझ भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।